बच्चों, दीप प्रोजेक्ट के तहत 5 मॉडल सेट जारी किया गया था, जिसमें से हम लोगों ने इतिहास और भूगोल के 3 मॉडल सेट को कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स, आर्ट, साइंस, कॉमर्स सभी के लिए महत्वपूर्ण है मॉडल सेट के प्रश्नों को देखेंगे। ये मॉडल सेट 1 है, फर्स्ट पार्ट का वीडियो है, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। सेकंड पार्ट के वीडियो में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। चैनल पर पहली बार है और आर्ट्स विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 25-26 मतलब ये प्री बोर्ड और आपका फाइनल परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है जो शिक्षकों के समूह द्वारा तैयार किया गया है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया था? बहुत हिट क्वेश्चन है। रैगनर फ्रिश ने इसको सबसे पहले व्यष्टि और समष्टि में अर्थशास्त्र को बांटा था, तो इसलिए सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया था? रैगनर फ्रिश। दूसरा है आपका, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है? तो कुल उपयोगिता जब ये अधिकतम, ये कुल उपयोगिता है और ये है आपका सीमांत उपयोगिता। तो जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता अक्ष को काट देती है। यहाँ पर कट रहा है, इसका मतलब ये शून्य हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, यदि आय बढ़ने पर वस्तु x की मांग बढ़ाता है तो वस्तु x कैसी वस्तु है? तो अगर आय बढ़ने पर x वस्तु की मांग बढ़ रही, इसका मतलब x जो है वो सामान्य वस्तु हो जाएगा। यदि वस्तु x की सीमांत उपयोगिता बढ़ रही है तो इसका अर्थ है कि ए, इसका आंसर हो जाएगा वस्तु x पर ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम लागू नहीं होगा। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता होता है कि कोई वस्तु का यदि हम लगातार उपभोग करते जाते हैं तो उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो क्रमशः घटने लगती है। लेकिन यहाँ का क्या कह रहा है कि x की सीमांत उपयोगिता बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि ह्रासमान सीमांत उपयोगिता जो है x वस्तु पर लागू नहीं होगी। अगला है, आर्थिक समस्या मूलतः किस तत्व की समस्या? तो आर्थिक समस्या जो है वो चुनाव की समस्या है। ऐसे यहाँ पर जो चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, लेकिन सबसे सटीक जो आंसर है वो है चुनाव की। छठा है, कुल उपयोगिता किसके बराबर होती है? तो कुल उपयोगिता है सो सीमांत उपयोगिता के बराबर होती है, इसलिए MU का योग हो जाएगा। दो वस्तुओं की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन में होता है तब होता है जब MUN/PN बराबर MUN/PY होता है। मतलब दो वस्तुओं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता जब बराबर हो जाती है तो वहां पर उपभोक्ता संतुलन में होता है। तो यहाँ पर ये बराबर को ही दिखा रहा है। अगला है, बजट रेखा का ढाल के बराबर होता है। तो बजट रेखा का ढाल जो है ये इस तरह का होगा, माइनस में होगा, क्योंकि बजट रेखा का ढाल ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, इसलिए यहाँ माइनस लगा। PN/PY, यहाँ PN जो है वो x वस्तु का मूल्य है, PY y वस्तु का मूल्य है। नौवां है, तटस्थता वक्र का ढलान के बराबर होता है। तो MRS XY या NY के बराबर होता है। MRS हो गया प्रतिस्थापन की सीमांत दर, इसको हम लोग कहते हैं। अगला है, मांग का नियम वस्तु की कीमत और वस्तु के मांग के बीच संबंध को बताता है। तो किस तरह का संबंध है? तो आपका विपरीत संबंध बोल सकते हैं या फिर उल्टा संबंध। तो मांग का नियम वस्तु की कीमत और वस्तु मांग के बीच उल्टा संबंध को बताता है, मतलब एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। 11, कीमत में परिवर्तन से क्रय शक्ति में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग कीमत प्रभाव कहेंगे। अल्पकाल में उत्पादन फलन का कौन सा नियम लागू होता है? तो परिवर्तनशील अनुपात का नियम लागू होता है, ठीक है। और दीर्घकाल में अगर पूछता है तो दीर्घकाल में उत्पादन का कौन नियम लागू होता है? तब यहाँ पैमाने प्रतिफल हो जाता है। अब चूंकि अल्पकाल है इसलिए परिवर्तनशील हो जाएगा। निम्न में कौन सा स्थिर लागत का उदाहरण नहीं है? तो यह स्थिर लागत का उदाहरण C हो जाएगा, अस्थायी श्रमिकों का मजदूरी और वेतन। किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है तो मांग और पूर्ति के द्वारा होता है। जहां मांग और पूर्ति आपस में मिल जाएगा, बराबर हो जाएगा, वहीं पर मूल्य निर्धारण होगा। यदि किसी वस्तु पर बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक है तो उस कीमत पर बाजार में क्या होगा? तो इसको हम लोग कहेंगे अधिपूर्ति होगी, मतलब अधिक पूर्ति हो जाएगा। अधिक पूर्ति होने से क्या होता है? मूल्य कम हो जाता है। फिर है, एक देश की कुल जनसंख्या क्या है? तो इसको हम लोग स्टॉक कहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी हस्तांतरण आय नहीं है? हस्तांतरण आय हो जाएगा बच्चे को दिया गया जेब खर्च, ये हस्तांतरण आय नहीं है। बाकी ये हस्तांतरण आय है।
दोहरी गणना से बचने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो मूल्य वृद्धि विधि को अपनाई जाती है। राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। भारत में 1 रुपया नोट कौन जारी करता है? तो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है, वित्त मंत्रालय। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। ए ऑप्शन हो जाएगा। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो जे.एम. केन्स ने 1936 में इसको लिखा था। कब? 1936 में जे.एम. केन्स ने। केन्स का रोजगार सिद्धांत क्या है? तो अल्पकालीन है, क्योंकि इनका मानना था कि दीर्घकाल में हम सभी मर जाते हैं, इसलिए दीर्घकाल का हमारे जीवन में कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, इसलिए केन्स का रोजगार सिद्धांत अल्पकालीन हो जाएगा। बाजार के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो जे.बी. से हो जाएगा। ए ऑप्शन। केंद्र सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो ये आपका है उत्पादन शुल्क जो है वो शामिल नहीं है। एक कर जिसका भार दूसरे के ऊपर नहीं डाला जा सकता उसे कहते हैं प्रत्यक्ष कर। एमपीसी प्लस एमपीएस 1 के बराबर होती है। निम्नलिखित में कौन सा बैंक व्यापारिक बैंक नहीं है? तो व्यापारिक बैंक नहीं है भारतीय रिजर्व बैंक, इसको हम लोग केंद्रीय बैंक कहते हैं, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को ही थी। ये आपका व्यवसायिक बैंक नहीं, बाकी सभी व्यवसायिक बैंक है, तो सी हो जाएगा। बजट की अवधि क्या होती है? तो 1 वर्ष होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च जो होता है वो बजट अवधि है, तो इसलिए 1 वर्ष हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का समान निवासी माना जाएगा? स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, माना जाएगा, तो यहाँ आपका हो जाएगा अमेरिका के दूतावास में कार्यरत भारतीय, यह माना जाएगा। अब यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, सीमांत उपयोगिता को परिभाषित करें। तो किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग करने पर कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। सीमांत उपयोगिता का फॉर्मूला है mu बराबर TUN-1। तो ये आपका फॉर्मूला, या फॉर्मूला को इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों में इसको एक ही फॉर्मूला लिखना है, जहां पर TU जो है वो कुल उपयोगिता को बताता है, ये जो TU है। MU जो है सीमांत उपयोगिता को बताता है, और N जो देख रहे हैं वस्तु की संख्या को बताता है। उपभोग को परिभाषित करें। तो उपभोग वह क्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए वस्तु और सेवाओं की उपयोगिता का प्रयोग करता है। मतलब वस्तु को हम जो प्रयोग करते हैं अपनी आवश्यकता और इच्छा को पूरा करने के लिए, वही उपभोग कहलाता है। जैसे भूख लगा हुआ है तो मेरी आवश्यकता है भोजन करना और मेरी इच्छा है अच्छा भोजन करना, तो दोनों क्या है उपयोगी, उससे हमको क्या मिलेगा? उपभोग मिलेगा, हम अगर भोजन करते हैं तो। फिर है सीमांत लागत को परिभाषित करें। तो एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से लागत में जितनी वृद्धि होती है उसे उस इकाई विशेष की सीमांत लागत कहते हैं, और ये सीमांत लागत का फॉर्मूला MC बराबर TCN-TCN-1। बाजार क्या है? तो बाजार एक ऐसा संयंत्र है जिसके द्वारा क्रेताओं तथा विक्रेताओं को इकट्ठा किया जाता है। इसका स्थान निश्चित होना जरूरी नहीं है। बाजार एक ऐसा स्थान भी कह सकते हैं, संयंत्र की जगह हो जाएगा स्थान। एक ऐसा स्थान है जहां पर क्रेता और विक्रेता इकट्ठा किए जाते हैं, और जरूरी नहीं कि इसके लिए स्थान निश्चित किया जाए, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, इसके लिए स्थान की जरूरत नहीं होती है। अगला है समष्टि अर्थशास्त्र एवं व्यष्टि अर्थशास्त्र में 2 अंतर बताएं। तो पहला अंतर है कि व्यष्टि में किसमें व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों जैसे एक फर्म, एक उपभोक्ता आदि की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में पूरी अर्थव्यवस्था को एक इकाई मानकर इसकी आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। फिर है व्यष्टि को माइक्रो कहा जाता है, जो ग्रीक शब्द माइक्रेस से बना है, जिसका अर्थ होता है छोटा या सूक्ष्म, जबकि जो समष्टि है उसको अंग्रेजी भाषा में मैक्रो कहते हैं, जो ग्रीक शब्द मैक्रोस से बना है, जिसका अर्थ होता है विशाल अथवा व्यापक या बड़ा भी कह सकते हैं। प्रेरित निवेश क्या है? प्रेरित निवेश मतलब होता है लाभ के उद्देश्य को ध्यान में रखकर अगर हम कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो मेरा प्रेरित निवेश कहलाएगा। ठीक है, अब किताबी भाषा में है कि प्रेरित निवेश वह निवेश है जो आय तथा लाभ की मात्रा पर निर्भर करता है। यह निवेश आय तथा लाभ में होने वाले परिवर्तनों से प्रेरणा प्राप्त करता है। आय तथा लाभ के बढ़ने की संभावना से यह बढ़ता है तथा इसमें होने वाली कमी से यह कम होता जाता है। प्रेरित निवेश लाभ या आय सापेक्ष होता है, मतलब अगर लाभ ज़्यादा हो रहा है तो आप निवेश को बढ़ाइएगा, लाभ नहीं हो रहा है तो निवेश नहीं कीजिएगा, तो ये प्रेरित निवेश है, मतलब ये लाभ को देखकर प्रेरित होता है।
37 है बचत क्या है, तो आय तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है, या उपभोग पर आय का अधिक बचत है। तो इसको हम लोग कर सकते हैं y बराबर C माइनस एस, मतलब उपभोग और बचत क्या है, तो दोनों में से जो अंतर है मतलब s बराबर हम लिख सकते हैं y माइनस सी, मतलब उपभोग आय में से उपभोग को घटा देंगे तो वो मेरा बचत हो जाएगा। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं। भुगतान शेष क्या है, तो भुगतान शेष में किसी एक देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच वस्तुओं और सेवाओं गलत बोल देते हैं, ठीक है। भुगतान शेष में किसी एक देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच वस्तुओं, सेवाओं और परिसंपत्तियों की लेन देन का विवरण होता है। मतलब भुगतान शेष में वस्तु जिसको हम लोग छू और देख सकते हैं, सेवा जिसको हम लोग छू और देख नहीं सकते, इंजीनियर की सेवा, डॉक्टर की सेवा, शिक्षक की सेवा, ये हो गया सेवा, एवं परिसंपत्तियों की लेन देन का विवरण होता है, ठीक है। अब है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, कुल उपयोगिता एवं सीमांत उपयोगिता में क्या संबंध है। तो सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता के बीच के संबंध को हम रेखा चित्र की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है। तो ये आप ग्राफ को देख लीजिए, ये है आपका कुल उपयोगिता की रेखा, ये है आपका सीमांत उपयोगिता की रेखा। तो इसमें क्या होता है, तो यहाँ पर है कि जब कुल उपयोगिता बढ़ती है तब सीमांत उपयोगिता घटती है। तो यहाँ देखिए इस चित्र में हम लोग देख रहे हैं कि जब ये बढ़ रहा है तेजी से, तो सीमांत उपयोगिता क्या हो रहा है, घट रहा है, नीचे की ओर गिरने लगा है, जबकि कुल उपयोगिता बढ़ रहा है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होगी तो सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाएगी, और जब कुल उपयोगिता घटने लगेगी तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाएगी, क्योंकि ये जो अक्ष है इससे ये नीचे आ जाता है, मतलब ऋणात्मक हो जाता है। तो यही सब चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ देते हैं एक बार। तो जब कुल उपयोगिता बढ़ती है तब सीमांत उपयोगिता घटती है। दूसरा, जब कुल उपयोगिता अपने अधिकतम बिंदु पर होती है तब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, और जब कुल उपयोगिता घटने लगती है तब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। 40 नंबर क्वेश्चन है, उदासीन मानचित्र को सचित्र समझाएं। तो संतुष्टता के विभिन्न स्तर दर्शाने वाले तटस्थता वक्रों के समूह को तटस्थता मानचित्र कहा जाता है। या तटस्थता मानचित्र बोलिए या उदासीन मानचित्र बोलिए, एक ही है। या फिर हम अपनी भाषा में लिख सकते हैं उदासीन वक्रों के समूह को उदासीन मानचित्र कहते हैं। तो यहाँ पर आप ग्राफ में देख सकते हैं ये बहुत सारे उदासीन वक्र हैं। ये है IC1 मतलब इंडिफरेंस कर्व 1, ये है 2, ये 3, 4, तो ये बहुत सारा समूह है। तो इसी को हम लोग उदासीन मानचित्र कहेंगे। हर उपभोक्ता है ऊंचा उदासीन वक्र पर जाना चाहता है, लेकिन वह वहां पहुंच नहीं सकता है, उसको रोक देता है उसका बजट रेखा। बजट रेखा मतलब मनुष्य के पास साधन सीमित है, आवश्यकताएं अनंत होती है। आपके पास 10 रुपया है तो 10 ही रुपया तक सामान खरीद पाइएगा, तो आपको रोक देगा, आप 100 रुपया तक नहीं पहुंच पाइएगा, 100 रुपया सामान नहीं खरीदिएगा। तो ये बजट रेखा रोकता है। तो उपभोक्ता क्या है, IC1, IC2 या IC3 तक ही जा सकता है, और सबसे ऊपर जो है IC3 है, तो यहाँ तक ही पहुँचेगा, और IC4 पर वो ये वक्र पर नहीं पहुँच पाएगा। तो मतलब कहने मतलब है कि उदासीन मानचित्र को बताना था, तो उदासीन वक्रों के समूह को ही हम लोग उदासीन मानचित्र कहते हैं। अब यहाँ पर रेखाचित्र से स्पष्ट करना था, तो रेखाचित्र से स्पष्ट है कि उपभोक्ता का संतुलन ई बिंदु पर प्राप्त होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राफ में ये जो है बिंदु, ये ई बिंदु पर, क्योंकि यहाँ उदासीन वक्र बजट रेखा को क्या हो रहा है, स्पर्श करते हुए जा रहा है। स्पर्श करते हुए जब जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, जब बजट रेखा को उदासीन वक्र स्पर्श करते हुए जाएगा तो वहां पर संतुलन होगा, ठीक है। क्योंकि इस बिंदु पर उपभोक्ता अधिकतम संभव संतुष्टि IC3 को प्राप्त कर रहा है। दी गई आय पर उपभोक्ता A, B, C तथा D संयोगों को भी खरीद सकता है, किंतु उनमें प्राप्त संतुष्टि IC3 की तुलना में कम होगी। मतलब उपभोक्ता यहाँ पर भी रह सकता है, यहाँ 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 नहीं पहुँच सकता। लेकिन ये जो है ये सबसे ऊंचा उदासीन वक्र पर है, इसलिए उपभोक्ता क्या चुनेगा, इसी बिंदु को चुनेगा। उपभोक्ता को IC4 के बिंदु पर और अधिक संतुष्टि प्राप्त होगी, किंतु दी गई है कि वह IC4 को प्राप्त नहीं कर सकता। अतः दी गई आय पर उपभोक्ता को अधिकतम संभव संतुष्टि IC3 के ई बिंदु पर प्राप्त होगी, जहां उपभोक्ता संतुलन की दोनों शर्तें पूरी हो रही है। मतलब अधिकतम अधिमान वक्र बजट रेखा को स्पर्श कर रहा है एवं अधिमान वक्र मूल बिंदु की उन्नतोदर है।
अगला क्वेश्चन है उत्पादन के स्थिर तथा परिवर्तनशील साधनों में अंतर कीजिए। तो स्थिर साधन वे हैं जिन्हें उत्पादन के साथ परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जैसे भूमि, मशीन, भवन, तकनीक, पूंजीगत उपकरण आदि। परिवर्तनशील साधन, तो परिवर्तनशील साधन वे हैं जिन्हें उत्पादन के साथ परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे कच्चा माल, श्रम, पूंजी आदि। अगला है मांग के नियम को सचित्र समझाएं। तो मांग का नियम बताता है कि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो मांग घट जाता है, और मूल्य घटता है तो मांग बढ़ जाता है। इसी को हम लोग मांग का नियम कहते हैं। तो मांग का नियम मूल्य तथा मांग के बीच विपरीत संबंध को व्यक्त करता है। मार्शल के शब्दों में मांगी गई मात्रा मूल्य में कमी के साथ बढ़ती है तथा मूल्य में वृद्धि के साथ घटती है। ये चित्र है, इस चित्र में हम लोग देख सकते हैं कि ये मांग का रेखा ऊपर से नीचे दाहिनी ओर गिर रही है। ये है आपका कीमत। तो जब कीमत 8 है, मांग हो रहा है 2, कीमत घटकर हो गया 6, मांग बढ़कर हो गया 3, कीमत घटकर 4, मांग बढ़कर 4, और कीमत घटकर 2 तो मांग कर 5। अब यही अगर हम लोग उल्टा चलते, जब कीमत 2 है, मांग हो रहा था 5, जब कीमत बढ़ गया 4 तो मांग घटकर हो गया देखिए आपका 4 हो गया, यहाँ से यहाँ घट गया। तो इसका मतलब है कि मूल्य जब बढ़ेगा तो मांग घटेगा, और मूल्य घटेगा तो मांग बढ़ेगा। चित्र से स्पष्ट है कि x अक्ष पर वस्तु x के लिए मांग मात्रा तथा y अक्ष पर x वस्तु के मूल्य को दर्शाया गया है। मूल्य घटने से मात्रा बढ़ती जाती है, इसलिए dd मांग की रेखा ऊपर से नीचे दाहिनी ओर गिरती है। 43 नंबर क्वेश्चन है औसत उपभोग प्रवृत्ति तथा औसत बचत प्रवृत्ति में क्या संबंध। तो औसत उपभोग प्रवृत्ति, जिसको हम लोग एपीसी कहते हैं, और औसत बचत प्रवृत्ति मतलब एपीएस के संबंध को निम्नलिखित समीकरण की सहायता से स्पष्ट कर सकते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला है, एपीसी बराबर होता है सी बट्टा वाई, मतलब उपभोग और आय के अनुपात को हम लोग औसत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। और औसत बचत प्रवृत्ति एपीएस का फॉर्मूला था एस बट्टा वाई, मतलब बचत और आय के अनुपात को हम लोग औसत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। अब हम जानते हैं कि y बराबर सी प्लस एस होता है, ये फॉर्मूला इसमें हम लोग बैठा देंगे। तो यहाँ पर ए पी सी प्लस ए पी एस, तो ए पी सी का मान कितना है, सी बट्टा वाई है, प्लस यहाँ प्लस ए पी एस का मान है एस बट्टा वाई, यहाँ बैठा देंगे, दोनों का प्लस कर दिए, यहाँ दोनों को प्लस कर दिए। अब ये दोनों में एलसीएम लेंगे तो वाई यहाँ ऊपर हो जाएगा सी प्लस एस। अब यहाँ पर जो है आपका देख सकते हैं c प्लस एस बराबर क्या है, y है। तो यहाँ पर हम c प्लस एस की जगह y बैठा देंगे, और नीचे भी y है तो y कट के 1 हो गया, तो इतना बराबर 1 लिख दिए। अब इसका मान यदि हमको निकालना है तो इसको उठा के इधर कर देंगे, तो APC बराबर हो जाएगा 1 माइनस APS। और APS मतलब औसत बचत प्रवृत्ति का मान निकालना है, तो हम क्या कर देंगे, इसको उठा के इधर कर दें तो 1 माइनस APC हो जाएगा। तो इस संबंध से यह पता चलता है कि औसत बचत प्रवृत्ति का मूल्य ऋणात्मक हो सकता है यदि औसत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य इकाई से अधिक हो या उपभोग आय से अधिक हो। जब उपभोग आय से कम होता है तो औसत उपभोग प्रवृत्ति 1 से कम होती है तथा औसत बचत प्रवृत्ति धनात्मक होती है। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य क्या क्या है। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए जाने वाले मुख्य कार्य निम्नलिखित है। पहला है मुद्रा जारी करना, दूसरा सरकार का बैंक है, तीसरा बैंकों का बैंक है, चौथा बैंकों का निरीक्षण करता है। या तो बैंकों का बैंक होने के कारण केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों का निरीक्षण भी करता है, इसके लिए उसे ये कार्य करने होते क्या क्या है। तो वाणिज्य बैंकों को लाइसेंस जारी करना, दूसरा है देश के विभिन्न भागों तथा विदेशों में वाणिज्य बैंकों की शाखाएं खुलाकर उनका विस्तार करना, तीसरा वाणिज्य बैंकों का विलयन मतलब मिलाना, बैंकों का परिसमापन मतलब समाप्त करना, अंतिम ऋणदाता होता है, देश के विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षक है, समाशोधन गृह का कार्य करता है, साख मुद्रा का नियंत्रण, आंकड़े इकट्ठा करता है और अन्य कार्य है। इसके अन्य कार्य में उसका है कृषि वित्त देता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सम्मेलन में भाग लेता है, मुद्रा तथा बिल बाजार में काम करता है और फटे पुराने नोट वापस लेता है। 45 है क्या राजस्व घाटे के बिना राजकोषीय घाटा हो सकता है, समझाएं। तो हाँ, राजस्व घाटे के बिना भी राजकोषीय घाटा हो सकता है। राजस्व घाटा का फॉर्मूला है राजस्व घाटा बराबर राजस्व घाटा प्लस पूंजीगत व्यय माइनस पूंजीगत प्राप्तियां जिसमें ऋण के अतिरिक्त है। ठीक है, ये फॉर्मूला है।
अतः राजकोषीय घाटे का अनुमान सरकार की दोनों राजस्व तथा पूंजी प्राप्तियों और व्यय की गणना करके लगाया जाता है। इसलिए जब राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय संतुलन की अवस्था में है तब भी पूंजी प्राप्तियों के ऊपर पूंजी व्यय का अधिक हो सकता है, जिसके कारण राजकोषीय घाटा हो सकता है। 46 और लास्ट लघुतरीय प्रश्न है, विदेशी विनिमय दर क्या है, उदाहरण के साथ समझाएं। तो विदेशी विनिमय दर का तात्पर्य उस दर से है जिस पर किसी देश की मुद्रा की एक इकाई दूसरे देश की मुद्रा की कितनी इकाइयों के बराबर होगी। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय विनिमय बाजार में एक देश की मुद्रा की एक इकाई के बदले में विदेशी मुद्रा की कितनी इकाइयां प्राप्त कर सकते हैं, उसे ही विदेशी विनिमय दर कहते हैं। जैसे $1 बराबर 50 रुपया अथवा ₹1 बराबर 1/50 डॉलर। तो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव अति लघु और लघुतरीय प्रश्नों के आंसर मॉडल सेट 1D प्रोजेक्ट का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को भी देख लेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। चैनल पर बने हैं तो बने रहिए, मित्रों को शेयर करना ना भूलें।